नमस्कार साथियों, मैं जय मालाकर मालाकर क्लासेस में आप लोगों का स्वागत करता हूं। चलिए आप लोगों के लिए हिंदी का एक प्रैक्टिस सेट लेकर आया हुआ हूं, जिसमें 30 क्वेश्चन होंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन इस तरह से है। पूर्ण विराम का अर्थ है, पूर्ण विराम का अर्थ क्या होता है बताना है। पूरी तरह रुकना, थोड़ा रुकना, बिल्कुल नहीं रुकना या फिर ज़्यादा देर तक रुकना। तो पूर्ण विराम मतलब ये पूरी तरह से रुकना, थोड़ा रुकना मतलब अल्प विराम। ठीक है, तो यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा संघर्षी व्यंजन है। संघर्षी व्यंजन को आपका ऊष्म व्यंजन भी कहा जाता है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। ऊष्म या फिर संघर्षी उसी को कहा जाता है। ऊष्म इसी को कहा जाता है या फिर संघर्षी कहा जाता है। तो देखिए स, क, र या फिर ल। तो यहाँ पर जो देखिए क वर्ण है, ये आपका स्पर्श व्यंजन है। ये क्या है? स्पर्श व्यंजन है। और आपका य, र, ल ये अंतस्थ व्यंजन होते हैं। और ये स जो है आपका हो जाएगा संघर्षी व्यंजन या फिर ऊष्म हो जाएगा। स, स, स और ह जो होते हैं आपके संघर्षी या फिर ऊष्म व्यंजन होते हैं। तो यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। फेरी वाला, मिठाई वाला एवं लागत में प्रयुक्त हुआ है। देखिए वाला यहाँ पर मिठाई में ई है ना, या इस तरह से इसमें लगाव में व। ठीक है, तो इसमें क्या प्रयुक्त हुआ है? प्रत्यय, उपसर्ग या फिर शब्द विन्यास या फिर श्रुति। तो यहाँ पर जो सही आंसर है इसमें प्रयुक्त हुआ है वो है प्रत्यय। क्या प्रयुक्त हुआ है? फेरी वाला, वाला प्रत्यय है ना, प्रयुक्त हुआ है। आगे देखिए, कपटी मित्र किस मुहावरे का अर्थ है? कपटी मित्र देखिए, गुदड़ी का लाल, आस्तीन का सांप, आंखों का तारा या फिर गांठ का पूरा। तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी है, आस्तीन का सांप। कपटी मित्र को क्या बोलते हैं? आस्तीन का सांप बोला जाता है। आगे देखिए, तपोवन में प्रयुक्त संधि है, तपह धन वन हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका विसर्ग संधि। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, तपोवन का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अपठित गद्यांश का उद्देश्य, अपठित गद्यांश का उद्देश्य क्या होता है? छात्रों को बौद्धिक गहराई की जांच करना, भाषिक सौंदर्य की परख रखना, विचारों की व्याख्या करना या फिर आलोचना करना। तो यहाँ पर जो सही आंसर है वह छात्रों की बौद्धिक गहराई को नापने के लिए ही अपठित गद्यांश का मुख्य उद्देश्य होता है। आगे देखिए, फूंक फूंक कर पैर रखना कहावत का क्या अर्थ है? फूंक फूंक कर पैर रखना मतलब सोच विचार कर काम करना। ऑप्शन सी हो जाएगा। फूंक फूंक कर पैर रखना मतलब सोच विचार कर काम करना। ऑप्शन सी हो जाएगा। जलज शब्द है, देखिए यहाँ पर जलज शब्द क्या है उसको बताना है आप लोगों को। जलज क्या है उसको बताना है। तत्सम है, योग रूढ़ है, यौगिक है या फिर रूढ़ है। तो यहाँ पर देखिए जलज, जलज मतलब किसको बोला जाता है? जलज मतलब कमल को जलज बोला जाता है। मतलब ये तीसरा अर्थ दे रहा है। तो देखिए यहाँ पर रूढ़ मतलब, रूढ़ शब्द किसको बोलते हैं? जो टूटते नहीं है, जैसे जल, जल को तोड़ोगे तो कुछ अर्थ नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये रूढ़ शब्द हो जाते हैं। यौगिक मतलब जैसे विद्यालय, विद्यालय के तोड़ोगे तो विद्याधन आलय, दो अलग अलग शब्द हो जाएंगे। तो यौगिक मतलब मिश्रण। और रूढ़, रूढ़ मतलब जो तीसरा अर्थ देता हो, पंकज, जलज मतलब कमल, ये तीसरा अर्थ दे रहा है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा। और तत्सम जो संस्कृत के समान होता है, तो यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा 38 का वो बी हो जाएगा। ठीक है, जलज क्या है? योग रूढ़ है। गाल बजाना, गाल बजाना का क्या अर्थ है? तो एक प्रकार का बाजा या फिर गाल थपथपाना, डींग हाँकना, पूजा करना। तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी है, गाल बजाना मतलब डींग हाँकना। विराम चिन्ह की उपयोगिता, विराम चिन्ह का उपयोग क्यों करते हैं? भाषा की, भाषा को अलंकृत करने के लिए, भाषा की सामासिक शक्ति बढ़ाने के लिए, भाव अभिव्यक्ति की स्पष्टता के लिए, फिर व्याकरण का ज्ञान कराने के लिए। तो यहाँ पर जो सही आंसर है ऑप्शन सी है, भाव अभिव्यक्ति की स्पष्टता के लिए विराम चिन्ह का उपयोग किया जाता है। पश्च स्वर बताना है। निम्न में से पश्च स्वर, देखिए अग्र, अग्र, पश्च और मध्य, ये तीनों स्वर याद कर लीजिएगा, बिल्कुल पूछता ही है। तो यहाँ पर पूछा है पश्च स्वर। ठीक है, तो पश्च स्वर कौन है? तो आपका ऊ। ठीक है, ऊ हो जाएगा पश्च स्वर। ठीक है, यहाँ पे अग्र स्वर, मध्य स्वर आप कमेंट करके बताइएंगे कौन कौन से अग्र स्वर होते हैं, मध्य स्वर और पश्च स्वर, तीनों को लिख के आप कमेंट करके बताएंगे, आपका याद हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भाषाई कौशल के अंतर्गत क्या क्या आते हैं? खेलना कूदना, पढ़ना लिखना, बातचीत करना या फिर देखना। तो देखिए भाषाई कौशल के अंतर्गत आता है पढ़ना और लिखना। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, शब्द सार्थक तभी कहे जाएंगे जब बोलने में सरल हो, वे वाक्य में प्रयुक्त हो, उनके निश्चित अर्थ हो या फिर व्याकरणिक दृष्टि से सही हो। तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी है, उनके निश्चित अर्थ हो। किसी का निश्चित अर्थ होगा वही आपका क्या कहलाएगा? सार्थक शब्द कहलाएगा। बिना अर्थ के सार्थक नहीं, निरर्थक कहलाता है। आगे देखिए, अच्छा शब्द विशेषण के रूप में किस वाक्य में प्रयोग है? अच्छा विशेषण जो किसी की विशेषता बता रहा हो उसको चुनना है। अच्छा तुम घर आओ, तुमने अच्छा किया जो आ गए, यह स्थान बहुत अच्छा है अभी
वह अभी आ जाए। तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी है, वह बहुत अच्छा है। अच्छा उसकी सुंदरता को बताया जा रहा है, उसका विशेषता बता रहा है यहाँ पर, इसीलिए यहाँ पर अच्छा विशेषण हो जाएगा। वाक्य है, कौन सा वाक्य है, वाक्य क्या है उसको बताना है। शब्द मात्रा, उच्चारण मात्रा, विचारों को पूर्णता से प्रकट करने वाला पद समूह या फिर चिन्ह मात्र। तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी है, विचारों को पूर्णता से प्रकट करने वाला पद समूह ही वाक्य कहलाता है। अगला प्रश्न, केतु का पर्यायवाची, केतु का पर्यायवाची क्या है उसको बताना है। किरण, प्रकाश, दिशा या फिर झंडा। तो केतु का पर्यायवाची होता है झंडा, झंडा को ही केतु कहा जाता है, याद रखिएगा, ऑप्शन डी। अर्थ के अनुसार वाक्य के कितने प्रकार होते हैं? 8, 4, 2, 1। तो यहाँ पर होता है 8, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अर्थ के अनुसार वाक्यों के 8 प्रकार होते हैं। अपठित गद्यांश का सारांश होना चाहिए। देखिए, आप जो अपठित गद्यांश लिखते हैं उसका सारांश कैसे होना चाहिए? दिए गए अंश का 2 गुना, दिए गए अंश का 1/3, दिए गए अंश का बराबर या फिर दिए गए अंश के चौगुना। तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, दिए गए अंश का 1/3 होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? सारांश जो है 1/3 सारांश होना चाहिए। इसमें से कौन सा शब्द विदेशी भाषा से आगत नहीं है? जो विदेशी भाषा से आया नहीं है उसको बताना है। ट्रेन, साबुन, शादी या फिर कबड्डी। तो देखिए, ट्रेन, साबुन, शादी ये सभी विदेशी हैं, जो नहीं है वो है ऑप्शन डी है, कबड्डी। ठीक है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? विशेषण कौन सा है उसको बताना है। निपट, पढ़ना, खर्च या फिर मुद्रा। तो निपट, निपट जो है आपका विशेषण है, निपट गधा है बोलते हैं। ठीक है, निपट, तो ये निपट क्या हो जाएगा? विशेषण हो जाएगा, जो किसी की विशेषता बताता है। एक पंथ दो काज, मतलब अनेक कार्य करना, क्या करें क्या ना करें, एक साथ दो लाभ होना या फिर एक साथ दो पद ग्रहण करना। तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो आपका ऑप्शन सी है, एक साथ दो लाभ होना, एक पंथ दो काज हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। वचन में निम्नलिखित में से कौन सा गुण नहीं है? वचन का गुण नहीं है उसको बताना है। शुद्ध उच्चारण, आरोह अवरोह, प्रवाह या फिर अटकना। वचन का गुण नहीं है बोला है, जो नहीं है तो वो है ऑप्शन डी, अटकना। अटकना नहीं हो जाएगा, बाकी सब होगा। पठन कौशल है, लिखित भाषा को पढ़ने की क्रिया, सुनने की प्रक्रिया, गुनगुनाने की प्रक्रिया, बोलने की प्रक्रिया। तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए है, लिखित भाषा को पढ़ने की क्रिया ही पठन कौशल है। रिजु का विलोम, रिजु का विलोम होता है, ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पर। रिजु का वक्र होता है, तो यहाँ 54 का बी हो जाएगा। मृदु नहीं होगा और यहाँ पे ऋतु नहीं होगा और वज्र नहीं होगा, यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा, वक्र, रिजु का वक्र होता है। ठीक है। इसमें से अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, अनिश्चय जिसमें कोई निश्चित ना हो, कौन, कोई, वह, जो। तो यहाँ पर अनिश्चय है तो कोई, कोई आएगा, कोई निश्चित नहीं है, कौन है तो कोई है। ठीक है, तो ये अनिश्चयवाचक है। कौन है तो प्रश्नवाचक, वह या वह आपका हो जाएगा पुरुषवाचक या फिर निश्चयवाचक भी आता है उसमें, और जो सो जो होता है ये संबंधवाचक हो जाएगा। आगे देखिए, मोटापा और बुढ़ापा भाववाचक संज्ञा किस लिंग में प्रयुक्त होता है? मोटापा आपा, आपा वाला आएगा लास्ट में। जब भी आपा आ जाता है तो आप वहाँ पे पुरलिंग याद रखिएगा। यहाँ पर आंख मूंद के आप ऑप्शन बी को लगा दीजिए, 56 का ऑप्शन बी। जहाँ पे लास्ट में आपा वाला शब्द आ जाए तो वहाँ पे आप पुरलिंग लगाएंगे, 56 का हो जाएगा ऑप्शन बी। आगे चलते हैं। अपठित गद्यांश का शीर्षक कैसा होना चाहिए? विस्तृत, केंद्रीय भाव को बताने वाला, कठिन या फिर अलंकृत। तो अपठित गद्यांश का शीर्षक केंद्रीय भाव को बताने वाला होना चाहिए, जो मुख्य भाव उसका प्रकट करे। जातिवाचक संज्ञा इसमें से बताना है, सेना, श्याम, लड़का या फिर मेला। तो यहाँ पर जो जातिवाचक संज्ञा है वो है लड़का, ऑप्शन सी यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। श्याम जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। आगे देखिए, आलस्य का विशेषण, आलस्य का विशेषण क्या हो जाएगा? आलस, अलस, आलसी या फिर आलसीपन। तो यहाँ पर आलस्य का हो जाएगा आलसी, ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अंतिम प्रश्न, इसमें से कौन सा शब्द पुरलिंग नहीं है? जो पुरलिंग नहीं है उसको बताना है। सभा, समाज, परिवार, समुदाय। तो देखिए, जो नहीं है वो है आपका सभा, सभा ये जो है स्त्रीलिंग है, बाकी समाज, परिवार और समुदाय आपका पुरलिंग है, ये पुरलिंग है। सभा जो है स्त्रीलिंग है, आकारांत स्त्रीलिंग हो जाएगा। तो ये थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आई होप अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद।